मैंने वही कॉन्सेप्ट उठा के तो मैंने इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जनरली क्या है, स्टार्ट करते हैं टेनिस बॉल एक्सपेरिमेंट से। जिसमें क्या था कि इफ यू हैड लाइक समथिंग अ बैरियर इन बिटवीन एंड यू हैव अ टेनिस बॉल, जस्ट कि मैं यहां से कोई बॉल लेके और मैं जस्ट वॉल में हिट कर रहा हूँ, इस दीवार में हिट कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्लासिकली क्या है कि मैं इसमें कितनी बार भी हिट करूं बॉल क्रॉस नहीं कर सकती इसको किसी भी हाल में। सो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, क्वांटम टनलिंग क्या होता है, बेसिकली बहुत सिंपल वे में क्लासिकली समझाने की अगर मैं कोशिश करूं कि मैं बॉल को हिट कर रहा हूं, बार बार बॉल वापस आ रही है मेरे पास। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे क्या है कि अगर मैं 1000 बार इस बॉल को उसी सेम स्पॉट पे हिट करूं या उस वॉल पे हिट करूं, तो 1000 में मान लो कि बहुत मिनिमम चांसेस होंगे कि एक या दो बॉल उस पार निकल जाए विदाउट ब्रेकिंग द बॉल, विदाउट एनी डिसरप्शन टू द बॉल। ठीक है। तो ये जो बॉल है, अगर मैं 1000 से 2000 बार, तो एक चांसेस ऐसा होगा कि ये जो बॉल है वो इस बॉल के इस साइड आ जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा टेनिस बॉल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें नोबेल प्राइज इनको मिला था, जॉन क्लार्क के, डेबोरिथ एंड मार्टिनेस। तो बेसिकली इनका डेमोन्स्ट्रेशन यही था कि अभी तो ये बात जैसे हमने टेनिस बॉल एक्सपेरिमेंट से देखा, तो ये एक तरीके से मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग का एक बेटर एग्जांपल है। हालांकि ये वियर्ड है थोड़ा सा कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, क्लासिकली इज नॉट पॉसिबल। सो क्लासिकली अगर किसी भी लाइफ स्केल ऑब्जेक्ट मतलब कि हम बॉल की एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो बॉल तो क्रॉस नहीं कर सकती, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि क्वांटम वर्ड में देखा जाए तो जो टाइनी पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि उनके लिए सब चीज नॉर्मल है कि वो बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं और मतलब जो भी उनका बैरियर होता है उसके दूसरे साइड पे निकल जाता है। ठीक है। इसी फेनोमेना की जो बैरियर है उसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है, उसी को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग विदाउट डिस्टरप्टिंग द बैरियर। ठीक है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी तक इस नोबेल प्राइज के अनाउंस होने से पहले हमें यह लगता था कि ये जो क्वांटम टनलिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक सब एटॉमिक लेवल तक ही रहा है, एक सब एटॉमिक लेवल। लेकिन इसके अनाउंसमेंट के बाद, इसके डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देख सकते हैं। क्वांटम बिहेवियर अब इतना लाइक ये जो क्वांटम बिहेवियर हमें टनलिंग ऐसे समझ लो, जैसे कोई वॉल है, ठीक है, तो इस वॉल में कुछ आप टनल करके और उस साइड निकल जाओ विदाउट कि ये वॉल को कोई डिस्टरबेंस हो। तो जैसे टनल का मतलब क्या होता है कि किसी पहाड़ के नीचे से टनल निकल जाए, तो वो जो रास्ता है उसको टनल बोलते हो। सेम तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन, अभी तक सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे थे, तो वो उस बैरियर को क्लोज कर, मतलब विदाउट डिसरप्टिंग द बैरियर और दूसरी साइड निकल जाए। हाँ, सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इधर थे, हम टेनिस बॉल इधर से थ्रो कर रहे थे, बट 1000। हाँ भी रियल एग्जांपल की बात करते हैं इसमें आगे। ऐसे समझ सकते, अभी आगे इस क्वेश्चन को आगे लेते हैं। ठीक है। अब हालांकि अभी तो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल देखा, लेकिन इस क्वांटम ये जो 2025 का नोबेल प्राइज था उसके बाद से हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर सकते हैं। इतना बड़ा कि हम उसको हैंड पे प्लेस होता है, मतलब एक सर्किट जो भी है उस सर्किट को हैंड पे प्लेस, मतलब एक्चुअली होल्ड इन द हैंड, ये एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम हैंड्स पे मतलब अब देख सकते हैं इसको, इस क्वांटम फेनोमेना को, इस क्वांटम बिहेवियर को। ठीक है। दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये जो डिस्कवरी हुई है, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा यूज होगी अभी आने वाले समय में, और जिसको हम क्यूबिट और या क्वांटम बिट नाम से जानते हैं। ये क्वांटम कम्युनिकेशन की बात है। सबसे पहले बात करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कहां से हुआ। तो इन 1925 रिसर्च पेपर्स बाय हिंसबर्ग, मैक्स बॉर्न एंड लुइस टी ब्रोगली, यहाँ इनके पेपर्स में कुछ ऐसे फेनोमेनन्स की बात हुई थी जो जो क्लासिकली नॉट पॉसिबल है बट एग्जिस्ट करते हैं, जो उनको बाय एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो उन्होंने इसमें बात करी, हालांकि इस पे बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। और यहीं से हमारा बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हुआ। तो ये जो थ्री की फिनोमेना की बात करूंगा, ये क्वांटम मैकेनिक्स के 3 फिनोमेना की बात करूंगा जो जो आज के टॉक हमारी इस पे पूरे। पहला, क्वांटम टनलिंग एक्चुअल में है क्या, होती कैसे। दूसरा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, जो कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है।
और सुपर कंडक्टिविटी क्या है। तो ये इन तीन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ये जो नोबेल प्राइज 2025 था उसी उसके उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस टॉक का मोटिव यही है कि एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन देना कि एक्चुअल में 2025 वाला नोबेल प्राइज था क्या। नेक्स्ट, ये बात हमें पता चल गया कि कोई भी एक सॉलिड वॉल है, ठीक है, क्लासिकली अगर देखा जाए तो इस वॉल को ब्रेक करना इज नियरली इम्पॉसिबल। कि टेनिस बॉल से कोई बॉल कैसे ब्रेक हो सकती है। तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब आप वॉल को ब्रेक कर पाओ, और ब्रेक करना इज नॉट अ क्वांटम टनलिंग बस। ये जो ब्रेक करना कि जो बैरियर को ब्रेक करके आगे निकल जाओ, दिस इज नॉट अ क्वांटम दिस इज नॉट क्वांटम टनलिंग, ठीक है। और ये क्वांटम टनलिंग होगी कब, जब बैरियर एक ओनली व्हेन द बैरियर इज फाइनाइट। तो इसके बारे में मुझसे मत पूछना भी, मेरे को ये क्लियर नहीं है, ठीक है। अब बात क्या होती है कि ये बैरियर तभी क्रॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैरियर मैं तभी क्रॉस कर सकता हूं जब मैं इस बॉल को BALL को इस हाइट पे फेंकूं कि क्रॉस कर सके, तभी तो दूसरी साइड जा सकती है। बट हम ये नहीं, अगर इसके पास इस मतलब इस हाइट तक जाने का मतलब क्या है कि मैं उस बॉल को, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी दे दूं कि उस बैरियर की विड्थ को, अभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं बॉल से बात करते हैं, तो उसको क्रॉस करके आगे निकल जाए। अब सेम चीज हम आगे कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे एक टनलिंग वर्क करती है, ठीक है। अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है उसको, तो वो जो कुछ हद तक कोई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, टाइनी पार्टिकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस करके उस बैरियर को आगे निकल जाएगा। यही क्वांटम टनलिंग है। दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, माउंट ऑफ सैंड एंड बॉल एग्जांपल। इसमें क्या है कि आप क्या करो कि मिट्टी का ढेर लो और इस तरीके से कुछ बना लो मिट्टी के ढेर से, मतलब सैंड को थोड़ा सा माउंट इस शेप में दे दो, और आप क्या करो एक बॉल लो और उसको आप इस सरफेस पे से चलाओ उसको रिवॉल्व। तो मान लो कि बॉल यहाँ आई और यहाँ आई। आपने उसको उतना पुश नहीं किया कि इस बैरियर की एनर्जी को और निकल जाए, ठीक है। अगर आप उसको पुश कर दोगे तो ये बॉल आगे निकल जाएगी। सेम चीज कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि बैरियर को क्रॉस कर पाए तो क्रॉस कर जाए, क्या करेगा यहीं से और यहां तक गया, फिर उसके बाद वापस आ गया, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब टनलिंग का समझते हैं। टनलिंग ऐसा क्या होगा, टनलिंग अगर हम इस एग्जांपल से समझें तो क्या है कि बॉल हमारे पास, हमने उस बॉल को इतनी सफिशिएंट एनर्जी दी ही नहीं कि वो इस हाइट को क्रॉस करके आगे निकल सके। तो क्वांटम टनलिंग के बेसिस पे क्या होगा कि हमने इस बॉल को यहां किया और अचानक से ये बॉल यहां से गायब हो गई, वैनिश हो गई। यहां से ये वैनिश होकर यहां से यहां पर ये अपीयर हो गई। ये क्वांटम टनलिंग है। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे कहीं पे भी इस बॉल का ट्रैकिंग नहीं हो पाएगा। कितनी भी कोशिश करो आप यहाँ पे जूम आउट करो यहाँ पे, बट आपको ये ट्रैकिंग नहीं मिल पाएगी। यही एक वियर्ड इफेक्ट है क्वांटम टनलिंग। यहां से और इस साइड ये बॉल निकल जाएगी। दूसरा एग्जांपल है, हम वैक्यूम ट्यूब का ले सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब एज इन की जो एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट होता है ना उसके, ये बिल्कुल एक बेसिक सा है कि क्या नाम है, जब कंडक्ट की बात करते हैं ना, कोई एक आपने वैक्यूम ट्यूब लिया इस तरीके से, ठीक है। इस पे आपने इधर कलेक्टर प्लेट लगा दी जिसको पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट लगा दी, और इधर आपने एमिटर प्लेट लगा दी जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे बहुत ज्यादा। आपने इसको मतलब वर्क करने के लिए कर दिया, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। यहां से एमिट होंगे और यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दूसरा काम क्या किया इसमें आपने, कि आपने क्या किया, बीच में एक बैरियर, जैसे हम बैरियर की बात कर रहे थे, अब उस मैश में इतनी बारीकियां थी कि हाँ उससे इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है। तो ये क्या है, जो मैश है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं मैश को क्या करता हूं, थोड़ा सा उसमें विड्थ दे देता हूं, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से विड्थ दे देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो यहां से क्या होगा, रिपल होगा, वापस चला जाएगा। एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन आया, वापस चला गया,
इफ अगर हम उसको कुछ सफिशिएंट एनर्जी देते हैं कि वो यहां तक आ सके, तो भी चांसेस होंगे कि वो यहां से भी रिपेल कर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम, यहाँ लीव्स नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है, अगर हम उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दें कि वो हाफ ऑफ द बैरियर अगर पहुंच जाए, तो बाकी फिर वो जो हाफ ऑफ द बैरियर अगर पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, हाफ ऑफ द बैरियर के थ्रू ये पुश कर जाएगा, तब जाके ये आगे की तरफ निकल जाता है। अगर वो हाफ वे ऑफ द पॉइंट क्रॉस कर जाता है उस बैरियर का, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इधर वाला, ये वाला, वो उसको, इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर देगा, रिपेल कर देगा, इधर वाला पार्ट ज्यादा हो गया तो उस वाले पार्ट को पुश कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा। और यही यही क्या है, यही एक स्ट्रेंज फेनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे ये कैसे हो गया। इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू अपीयर ऑन द अदर साइड, कि हमने उसको इतनी सप्लाई ही नहीं की थी उस एनर्जी को कि वो दूसरी साइड निकल सके। और ये जस्ट ऐसे होता है जैसे अभी वेनिशिंग की बात की, तो बॉल एक साइड से वेनिश होगी, दूसरी साइड पे अपीयर होगी। और यहाँ पे अगर हम कुछ, हालांकि सफिशिएंट एनर्जी अगर सप्लाई नहीं करते तो भी हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब जब हम सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो भी हमें इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहे हैं, ये एक वियर्ड थिंग हो गया, ये बात पता है। तो यहां से क्या होगी, जब हम ये इलेक्ट्रॉन जब इस साइड अगर मुझे मिलता है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो वैनिश होके दूसरी साइड अपीयर हुआ था, उसको मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे एमिटर प्लेट से एमिट किया, हाँ, क्या चीज, यही क्वांटम टनलिंग है। हाँ, यही प्रूफ है कि कोई ना कहता कि जो विदाउट, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, बट फिर भी वो इस साइड आपको दिख जा रहा है। और अगर मान लो कि वही इलेक्ट्रॉन को मैं ट्रैक करने की कोशिश करूं कि वो इलेक्ट्रॉन यहां तक आया, उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी और वो यहां से वैनिश हुआ और दूसरे साइड अपीयर हो गया, उसका इस बैरियर में कैसे ट्रांसलेशन हुआ ये नहीं पता लगता है, ठीक है। ये तो बहुत लाइक ये जो टाइनी पार्टिकल्स में ये बहुत नॉर्मल सी और कॉमन सी बात होती है इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच। नेक्स्ट, ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, टनलिंग माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं। जैसे अब टनलिंग माइक्रोस्कोप में क्या, टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इसी से टनलिंग माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि उसमें टनलिंग ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन, और उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अल्फा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी का भी यही रीजन है कि उसमें भी कुछ पार्टिकल्स टनल करते हुए, और न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स टनल करते हैं जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है। ये कुछ एप्लीकेशन है जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं क्वांटम टनलिंग के, ठीक है। और ये क्वांटम लेवल की बात करें तो ये बहुत कॉमन है और नेचुरल है ये टाइनी पार्टिकल्स के टनलिंग के बारे में, ठीक है। अब आते हैं वो आइंस्टाइन कंडेंसेट पे, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था इस नोबेल प्राइज के बारे में। तो उसमें क्या है कि जितने भी अभी तक हमें पार्टिकल्स पता है, बेसिकली दो वेज में उनको डिवाइड किया गया है। एक तो फर्मियन फैमिली में, दूसरा बोसोन फैमिली में। फर्मियन फैमिली में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। और बोसोन फैमिली में हमारे प्रोटॉन जो कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट है, ग्लूऑन जो कि न्यूक्लियर एनर्जी फोर्स कैरी करते हैं, और हिग्स बोसोन जो कि किसी भी पार्टिकल के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस क्या है इन बोसोन्स और स्पिन के बेसिस पे हम इन बीच में मेन डिफरेंस हम पता लगा लेते हैं। जो फर्मियोन्स हैं उनका स्पिन होता है हाफ इंटीजर स्पिन, और जो बोसोन्स हैं उनका होता है, बोसोन्स का होता है इंटीजर स्पिन। मतलब ऐसे समझ सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन क्या, एक तो इस तरीके से हो सकता है, और इसका स्पिन क्या, एक तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। हाफ स्पिन बोलते हैं, एक बार इधर, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। बोसोन्स, बोसोन्स में क्या है, इंटीजर स्पिन है, दैट
तो मैं नहीं पता कि मैं एक बार रोटेट कर चुका हूँ, मैं तो वही वैसे ही देख रहा हूँ। इसकी वजह से इंटीजर स्पिन की वजह से ये ऐसा लगता है कि उनके पास स्पिन है नहीं, ऐसा दिखता है। ये बेसिकली मेजर डिफरेंस स्पिन के बेसिस पे होता है। इलेक्ट्रॉन हाफ मूव करता है, मैं अगर पीछे की तरफ मूव कर जाऊँ तो मैं मेरी बैक देखिएगी, दैट मींस मैंने हाफ स्पिन मूव किया। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सेम क्वांटम स्टेट में फर्मियोन्स कभी नहीं रहता। सेम क्वांटम स्टेट को ऐसे बेसिकली क्लासिकल एग्जांपल से मैं समझ सकता हूँ कि घर में कोई सोफा पड़ा हुआ है, उसी जगह दूसरा सोफा रख सकते, उसी जगह दूसरा सोफा रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। तो बेसिकली यही है कि फर्मियोन्स जो है, एक क्वांटम स्टेट वो जगह होगी। क्वांटम स्टेट में लाइक सेम टाइम पे भी बात कर सकते हैं। एक क्वांटम स्टेट एक जगह पे सेम टाइम पे, दो चीजें एक जगह पे नहीं हो सकती। ठीक है, ये फर्मियोन्स का प्रॉपर्टी है। वैसे हो सकते हैं, वो बात अलग है, कल हमने देखा सुपर। तो सेम टाइम क्या नाम है, क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सिंपली टू थिंग्स, ये तो एग्जांपल ही उसका। ठीक है। और इससे ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि दो फर्मियोन्स कभी भी एक क्वांटम प्रॉपर्टी को शेयर नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी क्वांटम प्रॉपर्टी को शेयर नहीं करते। हाँ, इवन वेन की जब उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो, सारी प्रॉपर्टी, जैसे सोफा की बात कर रहा है, सोफा एग्जैक्टली सेम दिख रहा हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं। फर्मियोन्स एग्जैक्टली सेम दिख रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम क्वांटम स्टेट में कभी भी तुम्हें नहीं दिखेंगे। ठीक है। बोसोन की बात करें तो बोसोन का स्पिन जैसा भी बात करी कि वो इंटीजर स्पिन है, तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि वो अपनी पोजीशन पे स्पिन नहीं कर रहा है। एक स्पिन। ठीक है, इसे समझो। ये लाइन सही है क्या कि बोसोन एक हाफ स्पिन करता है, एक क्लॉकवाइज करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ बोसोन की बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, ये फर्मियोन्स के लिए लाइन थी। हाँ, तो ये ठीक है, ये जो लाइन है इस फर्मियोन्स के बारे में। हाँ हाँ। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी लिखी है कि एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है। और बोसोन्स के ऊपर अंदर ये रेस्ट्रिक्शंस होती है कि ये नहीं देख सकते कि कैसा मूव कर रहा है वो, बिकॉज ऑफ दिस नेचर कि बिकॉज ऑफ दिस नेचर कि दो बोसोन्स एक ही क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं, दो क्या ज्यादा भी रह सकता है। कि जैसे ये कोई एक क्वांटम स्टेट मान लो, इसमें एक बोसोन यहाँ पे आ गया, एक बोसोन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, क्योंकि स्पिन एक दूसरे को मतलब स्पिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो एक क्वांटम स्टेट के अंदर एग्जैक्टली मैनी बोसोन्स एग्जिस्ट कर सकते। ठीक है। और ये जो बोसोन होगा, ये जो नया बना, ये बिल्कुल एक सेम सिंगल क्वांटम स्टेट के लिए एक्ट करेगा। भले ही बना चार क्वांटम स्टेट से, अलग अलग चार क्वांटम स्टेट थी, उसको मर्ज करके एक क्वांटम स्टेट बना ली, अब ये सिंगल क्वांटम स्टेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि फर्मियोन्स, दो फर्मियोन्स मिलके एक बोसोन बना लेते। एग्जाम्पल के लिए हीलियम एटम, हीलियम एटम के पास दो प्रोटॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो नहीं लिखा यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं साथ में, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो स्पिन कैंसिल करके एक बोसोन का फॉर्मेशन कर लो। ठीक है। each of these fermion each of these particles is a fermion, and since they are paired, हाँ, मतलब एक ही स्पिन के बेसिस पे भी बात कर रहा हूँ, उसके उसके बारे में भी है, आते हैं ना। ये सही है ना? हम्म।
मतलब ये होता है ना कि दो हाँ, मैं स्पेंस की बात कर रहा हूँ और ये जो नोबेल प्राइज का था उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या कहना है कि दो स्पेंस, दो हीलियम एटम। क्या चीज? हाँ हाँ। तो उसके सुपर कंडक्टिविटी थर्ड पॉइंट है, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसर हो गया, दूसरा पॉइंट कंडक्टिविटी का। हाँ हाँ। ठीक है, एज अ रिजल्ट कि एक कोई हीलियम एटम एज अ बोजोन एक्ट करने लगता है। ठीक है। स्पेशल, अब बोसॉन्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर हम उनको कूल डाउन करें एक बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम उनको कूल डाउन करें तो वो एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर में मतलब फॉर्म कर देंगे, न्यू स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म कर लेंगे, जिसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, ऑफन कॉल्ड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, कि लिक्विड हीलियम को हम कूल करें -27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन किया, तो इसके जो एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल, हाँ केल्विन होगा। नहीं नहीं नहीं, तो -271 लगभग 0.5 के केल्विन के बीच में आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, तो ये -271 का मतलब है कि 2 डिग्री से 2 डिग्री केल्विन या ऐसा करके ना। तो टेम्परेचर रहेगा इसका एग्जाम्पल, कि हीलियम की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो हीलियम क्या, हीलियम के एटम्स मान लो कि अभी टेम्परेचर लो नहीं किया हमने, तो वो चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर ड्रॉप करता जाऊंगा, हीलियम के एटम्स क्या होंगे, अपने जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है उस पर सेटल होने लगेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हीलियम के एटम्स, ठीक है, अब जैसे ही लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आएंगे ना, तो ये सारी, यहाँ पे ये सारे मिलके बोसोन फॉर्मेशन कर लेंगे, और इससे क्या होगा कि ये सिर्फ एक क्वांटम स्टेट, जो अभी अभी अलग अलग पार्टिकल्स थे वो सारे एक पार्टिकल बन जाएंगे इस तरीके से। और ये वैसे मैं ग्राफिकली दिखाना चाह रहा था, बट नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं इसकी इमेजेस को शेयर कर दूंगा, इस एक्चुअल में दिखता है कैसे ग्राफिकली। ठीक है, एक कॉमन, जब ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होगा तो एक कॉमन स्टेट शेयर करते हैं। ठीक है, और इनके जो मतलब ये जो सेपरेट पार्टिकल्स थे वो सारे नहीं रहते अब, एट द एंड बोसोन जब वो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा एक फॉर्मेशन हुआ है वो एक सिंगल क्वांटम एंटिटी, जैसे हमने बात की थी कि दो तीन बोसोन मिलके एक सिंगल बोसोन बना लेते हैं, उसको एक सिंगल क्वांटम स्टेट या क्वांटम एंटिटी की तरह काम करता है। सेम चीज यहाँ पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, टेम्परेचर कूल डाउन किया, एक बोसोन फॉर्मेशन किया और सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह बिहेव करने लगा। पार्टिकल्स भी हो सकता है और एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है। वैसे तो पार्टिकल ही है, बोसोन एक पार्टिकल ही है, बट बोसोन का फॉर्मेशन और दो तीन पार्टिकल से मिलके भी कर लेते हैं। जैसे अभी हीलियम की बात करी, तो हीलियम के दो मिलके एक बोसोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसका स्पिन नहीं होता है, स्पिन के बेसिस पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है कि हीलियम जो है वो एक क्वांटम एंटिटी की तरह बिहेव करने लगा, इसी को बोलते हैं सुपर फ्लूइडिटी। ठीक है, और एज अ फ्लूइड काम करता है ये। इसीलिए जो फिफ्थ स्टेट में ऑफ मैटर है, ना तो ये सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, एक सुपर फ्लूइड बन जाता है, इसी को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, क्योंकि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बोसोन डिस्टिंग्विश में हो सकता है। ट्राई कर रहे हो मतलब? सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा था। अगर
ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ मतलब दो बोसॉन्स लिए, तीन बोसॉन्स लिए, वो अगर उनको एक साथ रख दे रहा हूं तो भी वो एक सिंगल एंटिटी की तरह, सिंगल क्वांटम स्टेट। वो अलग सिनेरियो हो गया ना। काउंट नहीं कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहे हो, ये पूछ रहा हूँ। हम्म। दो बोसॉन्स की स्टेट्स की बात। हाँ 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 हाँ। क्या क्या बोला मैंने? वही सुपर फ्लूइड बनेगा, सुपर फ्लूइड बनेगा तब एक। तो यही यही तो था कि बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स घूम रहे हैं लिक्विड हीलियम। ठीक, ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये नहीं बोल दिया। ठीक है, ये जो था, ये क्लियर हुआ सुपर फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, यही प्रॉपर्टी को सुपर फ्लूइडिटी बोलते हैं और उसको ठीक है, अब ये सुपर फ्लूइड क्या है कि इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि विदाउट फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल इस सुपर फ्लूइड को मैंने इस कंटेनर में रख दिया, इस कंटेनर में रख दिया इस तरीके से, तो इस सुपर फ्लूइडिटी के पास एक लाइक एक प्रॉपर्टी टाइप होती है कि वो इन कंटेनर से विदाउट फ्रिक्शन बाहर जा सकते हैं बिना कुछ करे। यही प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर फ्लूइडिटी हो, सुपर फ्लूइड हो जाए। ठीक है, और ये फ्लो आउट विदाउट एनी फ्रिक्शन कर सकता है, और ये बेस्ट एग्जांपल है किसी भी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कि लिक्विड हीलियम को आप लोअर टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके और बोसोन का फॉर्मेशन करा के और ये सुपर फ्लूइड बना लो। ठीक है, ये बोस आइंस्टीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी, कि जब हम किसी किसी भी कुछ सर्टेन मटेरियल्स की बात करेंगे, कुछ सर्टेन मटेरियल्स को अगर हम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे अगर ले जाएं तो क्या देखने को मिलेगा, तो हमारा क्या होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो भी रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है। अब कैसे हो जाता है वो, और इसी मतलब हो जाता है और उसी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और कैसे हो जाता है ये चीज हम देखेंगे आगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें एक लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें उस मेटल के अराउंड घूमने लगते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए। अब करंट का फ्लो हो रहा है, जैसे मैं कुछ एक इस तरीके से
ये तुम्हारा मान लो कि कुछ क्या बोल सकते हो उसको, लैटिस। ठीक है, एक लैटिस है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि इधर से आ रहे हैं, ठीक है, और इधर मूव कर रहे हैं, मतलब हमने इधर से करंट पास करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आएंगे तो ये इससे भी टकरा सकता है और आपस में भी टकरा सकते हैं। ये जो टकराना होता है जिसकी वजह से क्या है, ये जो कोलिजन होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस की, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रोकते हैं। और जैसा हमने बात की थी सुपर कंडक्टिविटी के अंदर क्या होते हैं कि रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी देखते हैं। तो जब हम ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कुछ स्पेशल कंडक्टर्स लिए हमने और उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो कर दिया। ठीक है, अब जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हमने कर दिया तो सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टेम्परेचर लो करने से क्या होता है, उसके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रुक जाता है, तभी तो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आया और वो लाइक यहां पे आके रुक गया, यहां से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया वो यहां पे आके रुक गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया वो यहां पे, इस तरीके से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीज हो गए। ठीक है, अब ये जो फ्रीज होंगे फिर ये आपस में क्या बनाएंगे, कूपर पेयर्स बनाएंगे। वैसे तो अजीब है कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैसे पेयर्स बना सकते हैं। ये पेपर था ना कोई, पेपर था कोई ऐसा, दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग का। तो पहले तो अजीब है ये कॉन्सेप्ट कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ठीक है, हालांकि होता है एक्चुअल में जब आप किसी भी सर्टेन मटेरियल्स को, सर्टेन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, जब उनको बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ले जाओ तब वो कुछ पेयर्स फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम कूपर पेयर्स बोलते हैं। और अब जैसे हमें पता है कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो था वो एक फर्मियोन था, तो जब ये कूपर पेयर फॉर्मेशन करेगा तो स्पिन कैंसिल करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो एक स्पिन कैंसिल करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब क्या बोल रहे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जब स्पिन कैंसिल हो जाएगा तो एक्ट करेगा एज अ बोसोन। ठीक है, एज अ बोसोन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो कूपर पेयर है, मतलब सिंगल एज अ, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स एक कूपर पेयर बनाया, कूपर पेयर के स्पिन कैंसिल हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के, जिसकी वजह से एक्ट एज अ बोसोन करने लगा। ठीक है, तो जब कंडक्टर को बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में मूव किया जाता है तो वो बिल्कुल एक स्टेट में एंटर कर जाता है जिसको हम सिमिलर टू बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल सकते। ठीक है, ऑल कूपर पेयर्स मूव्स इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। अब ये जब कूपर पेयर्स मूव करेंगे, ऐसे समझते हैं कि अब ये जो कूपर पेयर्स अगर मान लो कि मूव करते हैं, अगर हम इनकी कंडक्टिविटी कराते हैं तो, ठीक है, एक ये मान लो यहां से यहां आ गए, इस तरीके से कोई इनका कूपर पेयर बन गया। ठीक है, अब ये जब कूपर पेयर मूव करेंगे तो ये कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करेंगे जिससे ये ना तो आपस में हिट करेंगे और सीधा सीधा निकल जाएंगे, ना तो ये प्रोटॉन से हिट करेंगे ना तो ये आपस में टकराएंगे। ठीक है, कहीं टकराएंगे नहीं, तो हमने देखा कि जो टकराते हैं तो जो प्रोटॉन से टकराना है या आपस में टकराना वही रेजिस्टेंस था। अब जब कहीं टकराएंगे नहीं, स्कैटरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और यही होता है कि सुपर कंडक्टर मटेरियल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब तीनों कॉन्सेप्ट्स हो गए। हमने बात की थी कि टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, क्वांटम टनलिंग क्या था उसके बारे में बात की। दूसरा हमने बात की बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, और तीसरा हमने बात की सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब इमेजिन करो, कंडक्टिविटी डिफरेंस कहां बताया, वो वो तो एक फ्लूइड है जिसके लाइक वो मूव कर, हाँ, नहीं कंडक्टिविटी तब हो रहा है जब दो इलेक्ट्रॉन का पेयर फॉर्मेशन हो जा रहा है, कूपर पेयर्स बना रहे हैं, तब वो बोसोन बन रहा है। और कंडक्ट बचे हैं, बचे हैं।
जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। एक कोई बैरियर है, ठीक है, आपने इधर एक सुपर कंडक्टर यूज कर लिया बी नाम का, और इधर सुपर कंडक्टर यूज कर लिया ए नाम का, ठीक है। तो क्या होता है, ऊपर पे आप अगर आप इनको इलेक्ट्रिक करंट भी सप्लाई नहीं कर रहे हो तब भी इसमें से आपको करंट डिटेक्ट हो जाएगा दोनों तरफ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ ऊपर पेयर, इनको दो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर, और मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ मूव, तो इसमें करंट करंट फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है। और ये इजीली नहीं होता है। Normal insulator completely block any current. This does not happen even when there is no voltage across the insulator. At any current will you observe through it. ये हल्का सा एक छोटा सा करंट हमें देखने के लिए मिलेगा इसमें, क्योंकि कूपर पेयर जो है इस बैरियर के बीच में टनल करके और हमें एक दूसरी इसकी करंट प्रोवाइड कर रहा था, और इससे क्वांटम टनलिंग का फेनोमेना ऑब्जर्व होता है। और ये क्वांटम टनलिंग पहले सबसे पहले बात की थी जिन्होंने ब्रायन जोसेफसन ने, ये क्वांटम टनलिंग सर्किट्स की बात कर रहे हैं, जो सुपर कंडक्टर्स को मर्ज करके बैरियर क्रिएट करके, और जिसको हम जोसेफसन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये दो कूपर पेयर्स का टनल करके और दूसरे मटेरियल्स में निकल गए, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1903 में, जब ये 23 साल के रहे, ठीक है। तो यही चीज है कि दो, जब हम सुपर कंडक्टर्स को अरेंज कर ले रहे हैं तो एक मैक्रोस्कोपिक लेवल का एक क्वांटम ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब बड़ा साइज का क्वांटम, और उसमें हम क्वांटम टनलिंग का फेनोमेना होते हुए देख सकते हैं। अब ये तो 1973 की बात थी, बट इससे पहले क्या था कि जनरली क्या सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स में क्वांटम टनलिंग देखती थी, बट जो 2025 का नोबेल प्राइज था, ठीक है, कोई भी सर्किट के अंदर, अरे कोई भी सर्किट के अंदर जब कूपर पेयर्स टनल करते हैं तो वो उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसकी सर्टेन कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी वो कूपर पेयर्स मूव करेंगे, ठीक है। यही एक डिस्क्रीट बिहेवियर शो करता है, और ये एग्जिस्ट, मतलब कह सकते हैं डिस्क्रीट बिहेवियर का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन में भी हो सकता है, ठीक है। और यही जो डिस्कवरी थी कि दो सुपर कंडक्टर्स को टनलिंग इफेक्ट दिखा देना, बिल्कुल एक सर्किट में टनलिंग होते हुए देख सकते हो, मतलब ट्रैक कर सकते हो, ये 2025 का नोबेल प्राइज था, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। बैरियर्स इवन, ठीक है, बैरियर्स इवन का मतलब कि आप सफिशिएंट एनर्जी भी नहीं दे रहे हो उसको, आप नहीं दे रहे हो उसके पोटेंशियल से ज्यादा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा V0 और आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे। इससे अगर कम भी होगा ना कि आप इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी नहीं दे रहे हो कि बैरियर को क्रॉस कर पाए, फिर भी वो हो जा रहा है,